Hey guys, what's up? Welcome back to the Let's Crack Judiciary exam. Guys, today in this particular video, I'm going to discuss right of arrest person. Arrest person के right के बारे में आज हम समझेंगे. इससे पहले की जो वीडियो थी उसके अंदर हमने अरेस्ट पर्सन को समझा था कि कौन अरेस्ट करेगा. पुलिस अरेस्ट कर सकती है 41 सेक्शन के अंदर ऑफ द सीआरपीसी एंड प्राइवेट पर्सन 43 और एक मजिस्ट्रेट, जुडिशियल मजिस्ट्रेट और एग्जीक्यूटिव मजिस्ट्रेट दोनों के पास पावर है कि वो अरेस्ट कर सकते हैं अगर उनकी प्रेजेंस में कोई ऑफेंस कमिट हुआ है. सो लेट्स बिगिन राइट ऑफ द अरेस्ट पर्सन. पहला जो उसका राइट है गाइस, नंबर 1, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर. यहां लॉयर से मिलने का जो राइट है, जो सेक्शन है 41D और ऑल्सो कॉन्स्टिट्यूशन के आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 के अंदर लीगल प्रैक्टिशनर से मिलने का बात कही गई है. प्रोविजन है, फंडामेंटल राइट से आपका कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर कि आप अपने लॉयर से मिलोगे. जो सीआरपीसी के 41D है वो क्या बोलता है, राइट ऑफ अरेस्ट पर्सन टू मीट एन एडवोकेट ऑफ हिज चॉइस. अपनी चॉइस के किसी भी एडवोकेट से मिल सकता है ड्यूरिंग इंटेरोगेशन. जब उससे पूछताछ की जा रही है तब वो अपनी पुलिस वालों को बोल सकता है कि मुझे अपने आई वॉन्ट टू मीट माई लॉयर. सो वो वहाँ पे पुलिस वाले बाउंड है कि उसको मिलने दिया जाएगा. When any person is arrested and interrogated by the police, पुलिस ने कोई पर्सन को अरेस्ट किया है और इंटेरोगेट कर रही है, उससे पूछताछ कर रही है, he shall be entitled to meet, entitled है वो, उसका हक है कि to meet an advocate of his choice during interrogation, though not throughout interrogation. पूरी इंटेरोगेशन के पश्चात नहीं कि वो मिल सकता है कि कंप्लीट इंटेरोगेशन के बाद मिल रहा है. ड्यूरिंग इंटेरोगेशन वर्ड हुआ है यूज. सो इंटेरोगेशन के टाइम उसका राइट है, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर से वो मिल सकता है. किसी पर्सन को अरेस्ट कर लिया गया, सीआरपीसी के सेक्शन 41D में इसका प्रोविजन किया गया है. और ऑल्सो सीआरपीसी का सेक्शन 303 में भी इसका प्रोविजन है कि वो अपने लीगल प्रैक्टिशनर से मिलेगा. सो लेट्स सी, तीन भी देख लेते हैं इसके साथ. the 303 of the CRPC section, right of a person against whom proceeding, जिसके against proceedings are instituted, start हो गई है, to be defended अपने any person accused of an offense. कोई person है जो accused है किसी offense का before a criminal court और against whom proceeding are instituted. proceeding start हो गई है, instituted हो गई है proceedings, and this court may of the right be defended बाय अ प्लीडर ऑफ हिज चॉइस. वो अपने प्लीडर से मिलने का राइट है उसको, वो अपने आप को बचाने के लिए अपने प्लीडर से कंसल्ट करेगा, मींस अपने लॉयर से मिलेगा, लीगल प्रैक्टिशनर से मिलेगा. और 303 और जो आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 है वो क्या बोलता है, प्रोटेक्शन आर्टिकल. गाइस जो 22 आर्टिकल है कॉन्स्टिट्यूशन का, वो प्रोटेक्शन अगेंस्ट अरेस्ट एंड डिटेंशन इन सर्टेन केसेस की बात करता है. और जो उसका सब क्लोज 1 है वो बोलता है, नो पर्सन हु इज अरेस्टेड शैल बी डिटेन इन कस्टडी विदाउट बीइंग इन्फॉर्म्ड एज सून एज, उसको जब तक उसको बताया नहीं जाएगा, एज सून एज मे बी ऑफ द ग्राउंड्स फॉर द अरेस्ट, नॉर शैल बी डिनाइड द राइट टू कंसल्ट. उसको डिनाई नहीं किया जा सकता है कि वो अपना कंसल्ट करना चाहता है अपने किसी लॉयर से. ये आपका फंडामेंटल राइट से कंसल्ट एंड टू बी अ डिफेंडेड बाय अ लीगल प्रैक्टिशनर ऑफ हिज चॉइस. उसकी वो अपने चॉइस के किसी भी लॉयर से मिलने का उसका फंडामेंटल राइट है एक अरेस्ट पर्सन का. सो आई होप ये 1 क्लियर हुआ होगा, राइट टू कंसल्ट अ लीगल प्रैक्टिशनर. आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 1 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन एंड 41D ऑफ द सीआरपीसी एंड 303 ऑफ द सीआरपीसी. इन 3 सेक्शन और आर्टिकल के बीच में आपको अपने लॉयर से मिलने का, अपनी चॉइस के लॉयर से मिलने का आपको राइट है, आपको अरेस्ट कर लिया गया. नाउ द सेकंड राइट है गाइस, राइट टू नो द ग्राउंड ऑफ अरेस्ट. ये भी आपका फंडामेंटल राइट्स है. आर्टिकल 22 का क्लॉज 1 में प्रोविजन है कि आपको अपने जो ग्राउंड है, जिस ग्राउंड पे आपको अरेस्ट किया है, पुलिस वालों से आप पूछोगे कि मेरे को बताओ ये किस ग्राउंड पे आपने मेरे को अरेस्ट किया है. आपका फंडामेंटल राइट्स है. और फंडामेंटल राइट्स अगर वायलेशन हो रहा है तो आप समझिए कि अगेंस्ट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन हो रहा है. सो ये आप ग्राउंड, आपका हक है कि आप जानोगे कि आप किस ऑफेंस में मेरे को अरेस्ट किया गया है, आपने क्यों किया है अरेस्ट, ग्राउंड मेरे को बताओ. उसका भी प्रोविजन आर्टिकल 22 का सब क्लोज 1 में और सेक्शन सीआरपीसी के सेक्शन 50 में है, 55 में है एंड 75 में है सीआरपीसी के. 50 देख लेते हैं सेक्शन क्या बोलता है गाइस. 50 बोल रहा है, पर्सन अरेस्ट टू बी इन्फॉर्म्ड ऑफ ग्राउंड्स ऑफ अरेस्ट एंड राइट टू बेल
एवरी पुलिस ऑफिसर और अदर पर्सन अरेस्टिंग एनी पर्सन, एवरी पुलिस ऑफिसर या फिर कोई और पर्सन अरेस्ट कर रहा है किसी पर्सन को विदाउट वारंट, वर्ड यूज हुआ विदाउट वारंट, सेल फॉरविद कम्युनिकेट टू हिम full particulars of the offense for which he is arrested or other grounds for such arrest। वो पूरी तरह से कम्युनिकेट करेगा कि मेरे को वो ग्राउंड बताओ जिस ग्राउंड पर मेरे को आपने अरेस्ट किया है, पुलिस वालों से वो पूछेगा। सेक्शन 50 में और जो 55 सेक्शन में बोल रहा है ऑफ द सीआरपीसी 55 द प्रोसीजर व्हेन पुलिस ऑफिसर डेप्यूट सबऑर्डिनेट टू अरेस्ट विदाउट वारंट। कोई जो सेक्शन है गाइस वो बोल रहा है व्हेन एनी ऑफिसर इन चार्ज ऑफ द पुलिस स्टेशन, कोई ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का, और एनी पुलिस ऑफिसर मेकिंग एन इन्वेस्टिगेशन अंडर चैप्टर 2 ऑफ द 12 ऑफ द सीआरपीसी, जहां पे पुलिस की पावर की बात कही है इन्वेस्टिगेशन की, चैप्टर 12 जो सेक्शन 154 से स्टार्ट होता है गाइस, जो जहां से वो कॉग्निटिव ऑफेंस में एफआईआर से स्टार्ट है 176 तक। बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है, टोटल 26 सेक्शन है, वो तो आपको अच्छे से आना चाहिए, पूरा प्रोसीजर है उसमें कैसे पुलिस इन्वेस्टिगेट, उसकी क्या पावर है। सो बोल रहा है कि डिप्यूट अपने जो कोई ऑफिसर इन चार्ज है पुलिस स्टेशन का या फिर कोई और दूसरा कोई पुलिस ऑफिसर है, तो वो अपने डिप्यूट अपने किसी सबऑर्डिनेट ऑफिसर को बोलेगा कि आप जाके अरेस्ट करो। अगर वो अरेस्ट करेगा विदाउट वारंट, बिना, तो वो जो ऑर्डर इशू किया है विदाउट वारंट, तो वो ऑर्डर जो है गाइज वो उसे उसका जो सब्सटेंस है वो उस जो पर्सन को जिस अक्यूज को या जिस पर्सन को पुलिस जो डिप्यूट पुलिस ऑफिसर वो अरेस्ट करने जा रहा है वो क्या करेगा, उसके सब्सटेंस को बताएगा उसे, या फिर वो उसको दिखाएगा जो ऑर्डर है, ऑर्डर का सार मतलब सब्सटेंस बताएगा, समरी क्या है कि आपको ऐसे ऐसे में इस फला केस के अंदर ये मेरे पास ऑर्डर है आपको अरेस्ट करने का। तो 55 के अंदर वो बात कही गई। और 75 जो बोलता है गाइज सीआरपीसी का सेक्शन 75 भी बोल रहा है नोटिफिकेशन ऑफ सब्सटेंस ऑफ वारंट द पुलिस ऑफिसर अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग, जब एग्जीक्यूट करा ये पुलिस ऑफिसर या फिर कोई अदर पर्सन एग्जीक्यूटिंग अ वारंट को एग्जीक्यूट करवा रहा होगा तो अरेस्ट सेल नोटिफाई द सब्सटेंस देयर फ्रॉम द पर्सन टू बी अरेस्ट एंड इफ द रिक्वायर्ड सेल शो हिम, जो वारंट है वो जो ऑर्डर है उसका सब्सटेंस आप उसको बताएगा, सुनाएगा, या फिर वो उसका जो ऑर्डर है या जो भी वारंट का एग्जीक्यूट करा रहा है वो उसको दिखा देगा। इफ लिखा हुआ वर्ड दैट इफ सो रिक्वायर्ड, उसको जरूरत होगी तो सेल शो हिम द वारंट, उसको वारंट दिखा देगा। सो गाइज ये उसका राइट है, राइट टू नो द ग्राउंड, वो पूरा ग्राउंड जानेगा आर्टिकल 22 में सब क्लॉज 1 एंड सेक्शन 50 एंड 55 एंड 75 ऑफ द सीआरपीसी के। नाउ कमिंग टू द राइट टू द इन्फॉर्म अबाउट द रिलीज ऑन बेल। गाइज जो सेक्शन 50 का सब सेक्शन 20 है उसके अंदर कि अगर कोई ऑफेंस बेलेबल ऑफेंस हुआ है सो उसको पुलिस वाले बताएंगे कि आप बेलेबल ऑफेंस है और आप अपनी बेल के लिए अप्लाई कर सकते हैं और उसको रिलीज किया जाएगा, जो 50 के अंदर सब सेक्शन 2 में बात कही गई है ऑफ द सीआरपीसी। सेक्शन 50 का सबसेक्शन 2 बोल रहा है वेयर अ पुलिस ऑफिसर अरेस्ट विदाउट वारंट एनी पर्सन अदर देन अ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ ए नॉन बेलेबल ऑफेंस, नॉन बेलेबल ऑफेंस के अलावा कोई दूसरा ऑफेंस किया है, बेलेबल ऑफेंस हुआ है, देन ही शैल इन्फॉर्म टू पर्सन अरेस्टेड, उसको इन्फॉर्म किया जाएगा जो पर्सन अरेस्ट है दैट ही इज एंटाइटल्ड, वो आप हकदार है कि आप टू रिलीज ऑन बेल, उसको रिलीज किया जाएगा ऑन बेल। सेक्शन 50 का सब सेक्शन 2 के अंदर ये प्रोविजन है ऑफ द सीआरपीसी, उसको बेल पे रिलीज किया जाएगा जब कोई उसने बेलेबल ऑफेंस में उसको अरेस्ट किया गया होगा। नाउ कमिंग टू द राइट टू बी ए प्रोड्यूस बिफोर मजिस्ट्रेट विदाउट डिले, 24 आवर की बात करता है गाइस, ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि कोई पर्सन को अरेस्ट किया गया है तो 24 घंटे के अंदर पुलिस ऑफिसर मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को हैंड ओवर करेगी या लेके जाएगी। बहुत इंपॉर्टेंट सेक्शन है। इसके अंदर आपका फंडामेंटल राइट्स है आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 एंड सेक्शंस 57, 76 एंड 167 ऑफ द सीआरपीसी बात करते हैं कि जो पर्सन किसी को अरेस्ट किया गया है तो उसको मजिस्ट्रेट के सामने प्रोड्यूस करना पड़ेगा विद इन 24 आवर, 24 घंटे के अंदर। और वो 24 घंटे काउंट होंगे सपोज कि पर्सन को ए प्लेस से अरेस्ट किया है और मजिस्ट्रेट के पास पहुंचने में जो टाइम लगा है उसको काउंट नहीं करेंगे। पर्सन जहां से अरेस्ट किया गया है और जब मजिस्ट्रेट को जो भी डिस्टेंस उन्होंने कवर किया उसको निकाल के एक्सेप्ट बाकी का 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट पुलिस यहां बाउंड है कि मजिस्ट्रेट के पास उस पर्सन को लेके जाएगी। इसकी गाइस जो आर्टिकल
22 का सब क्लॉज 2 वो देख लेते हैं। एवरी पर्सन हु इज अरेस्ट एंड डिटेन इन कस्टडी शैल बी प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट। कोई पर्सन को डिटेन किया गया है, अरेस्ट किया गया है, शैल बी प्रोड्यूस, शैल वर्ड यूज हुआ है गाइस, प्रोड्यूस बिफोर द नियरेस्ट मजिस्ट्रेट विद इन अ पीरियड ऑफ 24 आवर्स ऑफ सच अरेस्ट एक्सक्लूडिंग द टाइम नेसेसरी फॉर द जर्नी। और जो टाइम है उस 24 घंटे का, उसमें से एक्सक्लूड किया गया है जो टाइम लगा है कि जहां से पुलिस ने उस पर्सन को अरेस्ट किया और मजिस्ट्रेट के पास पहुंचाने में जो टाइम लगा उसको एक्सक्लूड करके। फ्रॉम द प्लेस ऑफ अरेस्ट एंड अकॉर्डिंग टू द मजिस्ट्रेट नो सच शैल पर्सन बी डिटेन इन कस्टडी बियॉन्ड द सैड पीरियड विदाउट द अथॉरिटी ऑफ अ मजिस्ट्रेट। अगर गाइस ऐसे 24 घंटे के भीतर नहीं किया जा रहा ना, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के पास उसको प्रोड्यूस नहीं किया जा रहा, तो उसके हो रहा है फंडामेंटल राइट का वायलेशन। पुलिस के अगेंस्ट भी यहाँ पे एक्शन लिया जा सकता है। जो 57 है, 76 है, उसके अंदर भी यही बात कही है। 57 देख लेते हैं गाइस सीआरपीसी का। पर्सन अरेस्ट नॉट टू बी डिटेन मोर देन 24 आवर। किसी पर्सन को डिटेन किया गया या अरेस्ट किया गया मोर देन 24 आवर से ज़्यादा नहीं कर सकते। नो पुलिस ऑफिसर shall detain in custody a person arrested without warrant for a longer period than under all the circumstances of the all cases in reasonable, and such period shall not in the absence of a special order of a magistrate under section 167 exceed 24 hours exclusive of the time necessary for the journey from the place। यहाँ भी उसकी बात कही गई कि 24 घंटे के अंदर बस वो टाइम एक्सक्लूड नहीं किया जाएगा जो जहाँ से उसको अरेस्ट किया गया है और पुलिस ने उसको जो मजिस्ट्रेट के पास पहुँचाने में जो उसको टाइम लगा है वो एक्सक्लूड करके जाएगा। बाकी आपको 24 घंटे के अंदर उसके पहुँचाना ही मैंडेटरी है। 167 सेक्शन जो है गाइज वो भी 24 आवर की बहुत बड़ा सेक्शन है ये। प्रोसीजर व्हेन इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड इन 24 आवर्स। जब जहाँ उस कंडीशन में जहाँ पे जो क्या बोलते हैं प्रोसीजर कंप्लीट नहीं हुआ है 24 आवर का, बस उसको पुलिस ऑफिसर को लग रहा है कि और इससे पूछताछ की जानी चाहिए, इंटेरोगेशन किया है, तब वो अप्लाई कर सकते हैं मजिस्ट्रेट के पास ऑर्डर के लिए कि हमें थोड़ा और टाइम दिए, तब इस जिसे हम कस्टडी में रखना चाहते हैं। और वो अलग ग्राउंड है। वेन एवर एनी पर्सन अरेस्टेड इन डिटेन इन द कस्टडी एंड अपीयर दैट द इन्वेस्टिगेशन कैन नॉट बी कंप्लीटेड। जब पुलिस किसी से अरेस्ट कर लिया किसी पर्सन को और इन्वेस्टिगेट कर रही है, उन्हें लगता है 24 घंटे इनफ नहीं थे, तो विद इन द पीरियड ऑफ 24 आवर्स फिक्स by section 57 and there are grounds of the believing that the acquisition of the information as well founded, the officer in charge of the police station and the police officer making this investigation, if it is not below the rank of the sub inspector rank का होगा, shall fall with the transmit the nearest judicial magistrate a copy of the entries to diary transfer। so guys 24 आवर की बात कही, 24 अगर उसके अंदर नहीं किया जा रहा है तो वो या फिर मांग कर सकते हैं जुडिशियल मजिस्ट्रेट से, लेकिन जो रूल है कि आपको 24 आवर के अंदर अंदर आपको मजिस्ट्रेट के सामने उसको प्रोड्यूस करना पड़ेगा जिस पर्सन को पुलिस ने अरेस्ट किया है। गाइज उससे रिलेटेड एक केस हुए थे इलीगल डिटेंशन। गाइज जो पूरा का पूरा एक डीके वसु का द लैंडमार्क केस है वो, डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, कस्टोडियल डेथ और जो इलीगल डिटेंशन के ऊपर बेस्ड है, और पूरी की पूरी गाइडलाइन सुप्रीम कोर्ट ने लेट डाउन की है उस केस के अंदर कि आप पुलिस को कौन कौन सी रूल हैं जो फॉलो करने हैं जब किसी पर्सन को अरेस्ट किया जाएगा। बहुत इंपॉर्टेंट, दी इंपॉर्टेंट केस है डीके वसु वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल, आप इसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक भीम सिंह का केस हुआ था इलीगल डिटेंशन के, उसको वो भीम सिंह इज एमएलए, भीम सिंह वाज एमएलए ऑफ द जम्मू एंड कश्मीर। वो अपना असेंबली का सेशन अटेंड करने जा रहे थे, उनको पुलिस ने डिटेन किया था। फिर भीम सिंह ने पिटीशन फाइल की थी कि मेरे फंडामेंटल राइट्स का वोलेशन 21 का पर्सनल लिबर्टी का वोलेशन हुआ है, 22 का हुआ है। तो फिर पुलिस जो डिसीजन आया था 50,000 का कंपनसेशन भी मिला था पिटिशनर को, और सुप्रीम कोर्ट ने जो भी इसके अंदर भी बहुत कुछ पुलिस को फटकार लगाई थी। सो गाइज ये तो हो गए राइट एक अरेस्ट पर्सन के। नंबर 1 है कंसल्ट करेगा अपने एडवोकेट से, दूसरा है कि वो अपने ग्राउंड को जानेगा कौन से ग्राउंड पे आप अरेस्ट कर रहे हैं, तीसरा अगर वो बेलेबल ऑफेंस में अरेस्ट हुआ होगा तो वो पुलिस उसको इन्फॉर्म करेगी कि आप बेल पे छूट अपने बेल बॉन्ड भरिए या फिर अपनी श्योरिटीज़ दीजिए और आपको बेल मिल जाएगी, रिलीज़ किया जाएगा। 4th है राइट टू बी प्रोड्यूस बिफोर टू मजिस्ट्रेट इन 24 आवर्स, 24 घंटे के अंदर मजिस्ट्रेट के सामने प्रेजेंट करना पड़ेगा। आर्टिकल 22 का सब क्लॉज 2 एंड सेक्शन 57, 76 एंड 166 ऑफ द CRPC। गाइज एक सेक्शन है CRPC का 46 अरेस्ट हाउ मेड, कैसे एक अरेस्ट किया जाएगा।
इसी सेक्शन के अंदर इनकाउंटर की भी बात है। आपने सुना होगा ना, पुलिस ने इनकाउंटर कर दिया। सीआरपीसी के इस सेक्शन के अंदर ही डायरेक्ट वर्ड नहीं यूज हुआ है, बट जो वर्ड यूज हुआ है मैं रीड करता हूं, देखो। अरेस्ट हाउ मेड in making an arrest of the police officer, other person making the same shall actually touch or confine the body of the person to be arrested unless there is no submission। गाइज नॉर्मली क्या पुलिस बोलेगी उसको जाके कि हम आपको आया, मेरे पास राइट है आपको अरेस्ट करने का, आपको अरेस्ट किया जाता है। और वहाँ पे अगर उसने कॉपरेशन कर दिया तो वो उसकी बॉडी टच नहीं करेगी। बट अगर वो वहाँ पे रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो पुलिस के पास पावर है कि उसकी बॉडी को वो टच कर सकती है, पूरा उसको कवर कर सकती है और अच्छे से पकड़ के उसको लेके जाएगी। फॉर जो उसका पहला 46 का सब सेक्शन 1 है। बट इसके अंदर प्रोविजो है, द वेयर अ वुमेन इज नॉट बी अरेस्टेड अनलेस द सर्कमस्टांसेस इंडिकेट द कॉन्ट्ररी हर सबमिशन टू कस्टडी एंड ओरल इंटर्न। पुलिस यहाँ पे एक लेडी के बारे में बोलती है कि लेडी को अरेस्ट करने के लिए एक लेडी ऑफिसर होगी, और अगर कोई लेडी ऑफिसर नहीं प्रेजेंट है तो उस कंडीशन में मेल होगा तो वो उसकी बॉडी को टच नहीं कर सकता फीमेल के लिए। और ये भी एक क्लोज है गाइस कि बिफोर सनसेट, बिफोर सनराइज उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा और आफ्टर सनसेट उसको अरेस्ट नहीं किया जाएगा एक लेडी को। नाउ तो उसका सब सेक्शन 2 है गाइस 46 का। इफ सच पर्सन फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है the endeavor to arrest him or attempts to evade the arrest, such police officer other person may be use all means necessary to affect that person। जो वर्ड यूज हुआ है गाइज, जिस पर्सन को पुलिस अरेस्ट कर रही है वो क्या कर रहा है, फोर्सिबली रेजिस्ट कर रहा है, रेजिस्टेंस दिखा रहा है वहां पे, जिसका चीज का अपोज कर रहा है, विरोध कर रहा है वो। एंड द एंडेवर टू अरेस्ट हिम और अटेम्प्ट्स टू अवेट द पर्सन, वो क्या कर रहा है, भागने का ट्राई कर रहा है। तो पुलिस हैव अ पावर कि वो जो नेसेसरी, उन्होंने वर्ड यूज किया है कि यूज ऑल मीन्स नेसेसरी टू अफेक्ट दैट अरेस्ट। उस पर्सन को अरेस्ट करने के लिए पुलिस जो भी नेसेसरी पावर्स यूज कर सकती है, कर सकती है। 46 सेक्शन के अंदर, इसी के अंदर जब आप देखते हैं कि इनकाउंटर कर दिया, 46 सेक्शन ऑफ द सीआरपीसी के अंदर इनकाउंटर की बात है कि फोर्स यूज कर रहा है ना कोई, पुलिस बोल रही है उसको लेके जा रही है और वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है, भागने की कोशिश कर रहा है, तो पुलिस है पावर कोई। लेकिन इसका भी क्लोज है कि उस कंडीशन में आप एनकाउंटर करेंगे जब उस पर चार्ज होगा कि उसने कोई सीरियस क्राइम किया है, मर्डर के चार्जेस लगे हुए हैं उस पर, या कोई लाइफ इंप्रिजनमेंट का है, डेथ सेंटेंस का कोई ऑफेंस कमिट किया है उसने। उस कंडीशन में पुलिस हैव पावर टू, अगर वो रेजिस्टेंस दिखा रहा है तो वो एनकाउंटर कर सकती है। और गाइस जिसका थर्ड सब सेक्शन है 46 का, नथिंग इन दिस सेक्शन गिव्स अ राइट टू कॉज डेथ। थर्ड बोल रहा है कि किसी को राइट नहीं दे डेथ कॉज करने का ऑफ द पर्सन हु इज नॉट एक्यूज्ड ऑफ एन ऑफेंस पनिशेबल विद डेथ। मतलब उसकी डेथ नहीं की जाएगी जिस पर्सन ने कोई ऐसा ऑफेंस नहीं किया जो डेथ सेंटेंस, जिसका पनिशमेंट डेथ सेंटेंस था या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट था। उसको छोड़ के अगर कोई उसने ऑफेंस किया है तो उसका डेथ कॉज नहीं कर सकते। बट अगर उसने कोई डेथ पनिशमेंट वाला ऑफेंस किया है या फिर लाइफ इंप्रिजनमेंट वाला कोई ऑफेंस किया है तो उस कंडीशन में पुलिस हैव पावर, ऑल नेसेसरी पावर यूज कर सकती है अगेंस्ट दैट पर्सन। ठीक है, 46 आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। नाउ कमिंग टू द कुछ मेडिकल एग्जामिनेशन की बात है सीआरपीसी के अंदर। सीआरपीसी की सेक्शन 53 के अंदर एग्जामिनेशन ऑफ एक्यूज्ड मेडिकल प्रैक्टिशनर एट द रिक्वेस्ट ऑफ, जो एक्यूज्ड है किसी ऑफेंस का, उसका क्या होगा, पुलिस की रिक्वेस्ट पे मेडिकल चेकअप कराया जाएगा। 53A एड ऑन हुआ था ये, एग्जामिनेशन ऑफ पर्सन एक्यूज्ड ऑफ रेप। कोई रेप का एक्यूज्ड है, किसी ने रेप कमिट किया है तो उसका मेडिकल प्रैक्टिशनर के द्वारा उसका मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। 54 के अंदर है एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल ऑफिसर। गाइस देखो यहाँ पे मेडिकल प्रैक्टिशनर है, यहाँ पे मेडिकल ऑफिसर है। प्रैक्टिशनर मतलब वो किसी प्राइवेट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकता है, गवर्नमेंट हॉस्पिटल में प्रैक्टिस कर सकता है। यहाँ पे एग्जामिनेशन ऑफ अरेस्ट पर्सन बाय मेडिकल प्रैक्टिशनर, मेडिकल ऑफिसर की बात है। तो ऑफिसर मतलब गवर्नमेंट ऑफिसर की बात है, CMO इसको बोलते हैं, चीफ मेडिकल ऑफिसर होता है गवर्नमेंट हॉस्पिटल में। सो वहाँ पे जो ऑफिसर होंगे गवर्नमेंट, वही उस चीज़ का एग्जामिनेशन करेंगे। और 55A में गाइज जो है हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफ अरेस्ट पर्सन, जो अरेस्ट जिसको अरेस्ट कर लिया उसको उसकी हेल्थ की सेफ्टी रखी जाएगी। और एक गाइज एक सेक्शन और है 164A। इस सेक्शन के अंदर जो रेप विक्टिम है, जो पीड़िता है रेप की, उसके मेडिकल एग्जामिनेशन की बात कही गई है। ठीक है, आई होप आपको ये राइट्स और कुछ सेक्शन क्लियर हुए होंगे।
और गाइज मैं अभी भी बोल रहा हूँ, आप DK बसु का केस वर्सेस स्टेट ऑफ वेस्ट बंगाल का, उसको अच्छे से पढ़ लेना। और एक रिमी जौहर का केस था, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट केस था। भीम सिंह का केस है। सो आप ये 3 केसेज हैं। जब अरेस्ट पर्सन और इलीगल डिटेंशन या कस्टोडियल डेथ का कुछ भी है तो आप इन सारी चीज़ों को, आप केस को पूरा अच्छे से फ्रेम करना, आपको पूरी पिक्चर क्लियर हो जाएगी एक अरेस्ट पर्सन कैसे किया जाता है। आई होप आपको सेक्शंस क्लियर हुए होंगे। गाइज अगर वीडियो आपको इन्फॉर्मेटिव लगती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन प्रेस कर देना, जिससे कि आपको आने वाली अपकमिंग वीडियोस की नोटिफिकेशन मिल जाए। और गाइज कोई भी आपका सजेशन है रिगार्डिंग वीडियोस तो आप कमेंट सेक्शन में जाके पूछ सकते हैं या बता सकते हैं मेरे को। थैंक यू सो मच।